चलो आज से हम एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट्स हैं ना? हाँ, ओके। तो फिर भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज डायरेक्टली हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। मैंने कल आपको क्या बताया था, जो चैप्टर 1 है वो हम इनडायरेक्टली कवर अप करने वाले हैं बाकी चैप्टर्स थ्रू। चैप्टर 2 का जो पहला यूनिट है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, मतलब हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग इसमें होता है, जिस बुक में होता है उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल का और क्या नाम है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और क्या नाम है? जर्नल के नाम बताओ। मतलब बुक एक ही, ओके, बट उसके नाम अलग अलग ना। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्राइम बुक भी बोलते हैं। सब्सिडियरी बुक्स, ये तो सुना है आपने। इतने सारे नाम है उसके। इन सब का मीनिंग है जर्नल। जर्नल में कौन सा भी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। दोनों के डेफिनेशंस हम देखने वाले हैं। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज इवेंट। बट आपको क्या याद रखना है, इसका फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग जिसमें होता है उस नाम को, उस बुक को बोलते हैं जर्नल। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग। क्या क्या लर्न करना है देखो आपको। ये कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इस यूनिट में आपको सीखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो मीनिंग, ओके, एंड सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। किसका इंपॉर्टेंस? डबल एंट्री सिस्टम। कौन सी भी अगर ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, तो उस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। आपने मराठी में एक सुना होगा, एका नाण्याच्या दोन बाजू असतात। ओके, तो वैसे ही एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स देने हैं आपको। ओके, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को वो दो इफेक्ट्स पता होंगे, डेबिट इफेक्ट है, क्रेडिट इफेक्ट। ओके, कौन से भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स देते हैं, उस सिस्टम को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। फैमिलियराइज विद द टर्म अकाउंट, अकाउंट का मीनिंग, एंड अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पहले अकाउंट का मीनिंग देखते हैं, एंड अकाउंट को आपको क्लासिफाई करना है किसमें? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में। नोट द यूटिलिटी ऑफ सच क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफाई करके क्या फायदा होता है? व्हाट इज द यूज। मतलब ऐसे नहीं है ना कि मैम हमारा टाइम नहीं जाता है, बहुत बोर होता है, तो हम क्या करते हैं, अकाउंट्स की लिस्ट बनाते हैं ऐसी 100 अकाउंट्स की लिस्ट, एंड फिर टाइम अच्छा निकलने के लिए उसको क्लासिफाई करते रहते हैं। ये गेम खेलते हैं हम, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ऐसे नहीं है, टाइम पास के लिए हम क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हम क्यों कर रहे हैं इसे क्लासिफाई, तो वो देखना है हमें। देन नेक्स्ट, अंडरस्टैंड हाउ डेबिट एंड क्रेडिट्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। पहले हम क्या देखने वाले हैं? मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। वो समझने के बाद आप ही बताओगे कि मैम इसको डेबिट देना है या क्रेडिट देना है। ऑब्जर्व द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो, अकाउंटिंग करते वक्त आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। मैं आ गई एंड मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय को सैलरी पे की है 1 लाख की, आप एंट्री कर दो, इसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। ओके, तो इसको कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी आके कुछ भी बताएगा एंड उससे एंट्री अगर की तो उसका प्रूफ कहां पर है? हर एंट्री के लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। जैसे कि अगर हम शॉप में गए, शॉपिंग की, तो हमें क्या मिलता है? इनवॉइस मिलता है। ओके, हमारे लिए तो वो परचेस है, बट उस शॉपकीपर के लिए वो सेल है। तो वो सेल का जो रिकॉर्ड करता है, सेल के एंट्री जो होते हैं, उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? इनवॉइसेस। ओके,
सेल्स के लिए इनवॉइसेस, फिर वो भी परचेसेस करता होगा अगर वो ट्रेडर है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन किंग, जय हिंद। ओके, आप लक्ष्मी रोड पे जाओ, कौन सा भी शॉप उठाओ, जो ट्रेडर है तो उसके केस में वो खुद परचेस करता है ना लमसम में, होलसेल में, एंड देन सेल करता है, तो वो भी परचेस कर रहा है। तो वो परचेसेस रिकॉर्ड करने के लिए भी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, उसको भी इनवॉइस ही मिला होगा ना, जिससे सप्लायर से उसने परचेस किया है तो सप्लायर ने उसको इनवॉइस दिया होगा, तो उसके लिए भी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इनवॉइसेस। ओके, परचेस सेल हो गया, उसके बाद मैंने सैलरी पे की है एम्प्लॉइज को, तो क्या डॉक्यूमेंट होगा, कौन से बेस क्या लोगे रिकॉर्ड करने का, सैलरी स्लिप, करेक्ट, सैलरी स्लिप दी जाती है एम्प्लॉइज को, ठीक है। या बैंक थ्रू अगर आपने पेमेंट किया है तो बैंक स्टेटमेंट भी है आपके पास। आपका जो ऑफिस है वो खुद का नहीं है, अगर खुद का ऑफिस है तो आप डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग है ना वो, फिर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो, बट अगर आपका ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, रेंट एग्रीमेंट। ओके, रेंट एग्रीमेंट आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें रेंट कितना लिखा हुआ है मंथली, उससे आप रेंट के एंट्रीज करोगे। मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ सोर्स होता है। उसके बाद आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कुछ लोग बिल मांगते हैं, आप नहीं मांगते हो क्योंकि आप घर ही जाने वाले हो ना, आपको कहाँ पर सबमिट नहीं करना है वो बिल। बट अगर जो एम्प्लॉइज है, ओके, अभी किसी ने तो रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट डाली थी क्या, मैंने गलती से उसको डिनाई किया है, तो आप फिर से रिक्वेस्ट डालो, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं भी खुद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको वो मिल जाएगा। सो पेट्रोल पंप पे हम बिल नहीं लेते हैं, बट जो भी एम्प्लॉइज है उनको अगर एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट मिलने वाली है, मतलब क्या, पहले आप पे करो देन हम आपको पैसे देंगे, तो एम्प्लॉयर को रीइंबर्समेंट देने के लिए एम्प्लॉय को उसको क्या दिखाना पड़ेगा, बिल। पेट्रोल पंप पे इतना मैंने पेट्रोल भरा है, इसका वो बिल है, करेक्ट। और क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं, सोसाइटी का मेंटेनेंस होता है, उसके लिए भी बिल, इनवॉइस मिलता है, सोसाइटी मेंटेनेंस का इनवॉइस मिलता है, एडवर्टाइजिंग का भी इनवॉइस होता है। ओके, इनवॉइस कौन से केस में नहीं होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके केबिन में, आपका ऑफिस है, केबिन में आपकी ट्यूबलाइट चेंज करनी है, इलेक्ट्रीशियन को आपने बुलाया, ट्यूबलाइट उसने चेंज की, कुछ इलेक्ट्रीशियंस इनवॉइस देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ बोलते हैं 350 हो गए इसके। फिर क्या है डॉक्यूमेंट उस केस में, आपने 350 कैश दे दी उसको। आपके ऑफिस में एक मावशी आती है क्लीनिंग के लिए, ओके, मंथ एंड को वो बिल देती है क्या, की वो झाडायचं पुसायचं एवढं बिल झालंय, तो उनके केस में आप उनको कैश पेमेंट अगर करते हो, ओके, मतलब क्लीनिंग, उसके बाद रिपेयर्स मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, आपने कुछ छोटा मोटा रिपेयरिंग किया आपके ऑफिस में, ठीक है। कभी कभी चाय का बिल मिलता है, आपके इधर आपके क्लाइंट आ गए, आपने चाय मंगवाया, स्नैक्स मंगवाया आपके ऑफिस में, तो मंथ के एंड को बिल मिल सकता है, कोई चाय वाले नहीं देते हैं बिल, तो वो टी एंड स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, जो हम जनरल एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। तो जहां जहां पर बिल नहीं मिलता है आपको, बट आपने पेमेंट तो किया है, तो वहां पर आता है कैश वाउचर। ओके, आप ऑफिस में जाके रसिका मैम को पूछो, उनके पास कैश बुक है, उसमें वाउचर्स है, ठीक है। सो यहाँ पर भी अभी जो क्लासरूम क्लीनिंग के लिए जो मावशी आती है वो तो बिल नहीं देती, तो उनको जब पेमेंट हो जाता है तब उनको पेमेंट किया है इसका प्रूफ क्या होगा, वो कैश वाउचर पे साइन करते हैं, ठीक है, कि ये पेमेंट मुझे मिल गया है।
सेम विद द रिपेयरर वाला। ओके देखो आपके ऑफिस में ओनर हो बट आप फुल टाइम वहां पर ऑफिस पे नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आप मीटिंग के लिए बैंगलोर गए हो, आपका ऑफिस यहाँ पर चालू है, मंथ एंड आ गया, खर्चे आ गए, फिर आपके मौसी का वो पेमेंट करना है, ठीक है, तो आपके एम्प्लॉय को आपने कैश दे के रखी है कि मौसी को पेमेंट करो, टी का बिल जो है उसका पेमेंट करो, तो उन्होंने पेमेंट किया और उसको पेमेंट मिल गया है, उसका प्रूफ आपके पास क्या है? आप तो बैंगलोर में मीटिंग को गए हो, सो वो कैश वाउचर से देखना पड़ेगा फिर आपको। ओके प्रूफ होना चाहिए। सो इन सारे सोर्स डॉक्यूमेंट से फिर आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। सो हर एंट्री के लिए क्या होना चाहिए? कुछ तो सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन रिकॉर्ड्स विच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एक्ट एज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए भी प्रूफ लगेगा एंड बाद में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऑडिटर बनोगे एंड आप ही वो अकाउंटिंग चेक करने के लिए जाने वाले हो एंड अकाउंटेंट को क्या पूछोगे? प्रूफ दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, ये सैलरी यहाँ पर लिखा है 10 लाख पे की है, इसके इनवॉइस ये दिखाओ, सैलरी स्लिप्स दिखाओ मुझे, टैक्स का पेमेंट किया है तो टैक्स की रिसिट मिल जाती है ना, उसका प्रूफ दिखाओ। ओके सो वो स्टार्ट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट से, मतलब अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। देन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब ही जर्नल। परचेज डे बुक, सो अलग अलग बुक्स है, देखो परचेज डे बुक, कैश बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक। आगे वो बोर होने लगा उनको, आगे लिखा ही नहीं उन्होंने। अगर परचेस रिटर्न बुक है तो सेल्स रिटर्न बुक भी है ना। सो देखो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन में? 4, तो 4 अलग नोटबुक्स बनाए हैं। ओके कोई करता है क्या ऐसा कि मैम मैं एक ही नोटबुक में सब बनाऊंगा, अकाउंट्स भी उसमें ही, लॉ ही उसमें, मैथ्स इको। तो आपने जैसे 4 अलग बुक्स बनाए हैं वैसे ही अकाउंटिंग इमेजिन करो। अगर वो जर्नल का बुक अकाउंटेंट, आपको पूरा अकाउंट सीखते वक्त मैनुअल अकाउंटिंग इमेजिन करना पड़ेगा। हम टैली के क्लास में नहीं बैठे हैं। ओके एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है बताओ? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है, बट वो इमेजिन मत करो। आपको ये सारे चैप्टर समझने के लिए मैनुअल अकाउंटिंग इमेजिन करना पड़ेगा। तो इमेजिन करो एक अकाउंटेंट आपके ऑफिस में बैठा है एक नोटबुक लेके और सभी एंट्रीज उसमें ही कर रहा है एंड आप मंथ एंड को आते हो और पूछते हो हमारे मंथ के सेल कितने हुए हैं, तो वो अकाउंटेंट क्या बताएगा? 2 दिन के बाद आंसर देता हूं इसका, क्योंकि सारे एंट्रीज एक ही बुक में है। सो अगर अलग अलग बुक बनाए कि ये परचेसेस का बुक, ये सेल्स का बुक, ये कैश बुक, ये परचेस रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न, तो उसको 2 दिन लगेंगे क्या आपको आंसर देने के लिए? 5 मिनट में आंसर देगा ना वो, करेक्ट? सो इसलिए सेपरेट बुक्स बनाना है। परचेस सेल्स के पूरे साल में कितने ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं इसका आप एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो क्या? 5 भी हो सकते हैं, 500, 5000, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके बट जो सैलरी का पेमेंट करना है, रेंट का पेमेंट करना है, तो ये 12 टाइम्स ही होगा ना, 12 मंथ्स है। हर मंथ एंड को आप रेंट पे करते हो, हर मंथ एंड को आप सैलरी पे करते हो। सोसाइटी मेंटेनेंस भी आइदर क्वार्टरली पे होता है। क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? 3, मतलब पूरे साल में कितनी बार हुआ पेमेंट? 4 बार ही। सो इसके नंबर हमें पता है ना, सोसाइटी मेंटेनेंस, सैलरी, उसके बाद ये रेंट। बट परचेस सेल, कैश ट्रांजैक्शंस हमें नंबर ही नहीं पता। एक दिन में 50 परचेसेस भी हो सकते हैं, एक दिन में 2 बार परचेसेस भी हो सकते हैं। सो इसलिए जहां पर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, उसके आप क्या करोगे? अलग बुक बनाओगे। ओके सो परचेसेस के एंट्रीज कौन से बुक में होंगे? परचेस बुक। सेल्स के सेल्स बुक। बट जो सैलरी है, मेंटेनेंस है, एडवर्टाइजिंग है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, वो आप रिकॉर्ड करोगे किसमें? जर्नल प्रॉपर। सो जिसके लिए कौन सा भी बुक नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका जर्नल प्रॉपर है। ओके परचेसेस के लिए कैसे परचेस बुक है, सेल्स के लिए सेल्स बुक है, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक है।
बट सैलरी के लिए कौन सा भी बुक नहीं है, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। अकाउंट्स, सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब ही जर्नल, एंड जर्नल के ये सारे टाइप्स है। तो आपको नेक्स्ट 4th यूनिट है जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, सब्सिडियरी बुक्स, मतलब यही सारे बुक्स का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ओके, उसका प्रेजेंटेशन उन्होंने सेम रखा है, नहीं तो क्या होगा, कंचन कुछ अलग परचेज बुक बनाएगी, शिवांगी कुछ अलग, साइली कुछ अलग बनाएगी। ओके, तो तीनों ने बनाया तो भी सेम ही दिखना चाहिए परचेज बुक, तो वो उसका प्रेजेंटेशन जो है वो डिसाइडेड है, स्ट्रक्चर डिसाइडेड है। तो सब्सिडियरी बुक्स में वो हम सीखने वाले हैं। आगे देखो क्या है, अकाउंट्स वेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। सो जैसे जब हम बोलते हैं कि कैश अकाउंट, अकाउंट ऐसे लिखते हैं, ए एंड सी दोनों कैपिटल। सो कैश अकाउंट मतलब कैश रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में आएंगे, इस अकाउंट में। मैं अगर बोलती हूँ बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग परचेस की, सेल की, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन दिमाग में आ रहे हैं वो सारे बिल्डिंग अकाउंट में होते हैं। परचेसेस अकाउंट मैंने लिखा तो परचेस के सारे ट्रांजैक्शन परचेस अकाउंट में होंगे। सो अकाउंट मतलब क्या होता है, अकाउंट वेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एसेट और पर्टिकुलर लायबिलिटी और पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम और कैपिटल वहां पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो जर्नल के बाद जो सेकेंड बुक आता है उसको क्या बोलते हैं, लेजर। ओके, फर्स्ट बुक इज जर्नल एंड सेकेंड बुक, जर्नल के बाद उसको हमें ट्रांसफर करना है, उन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करना है कौन से बुक में, लेजर। उस ट्रांसफर करने को टेक्निकली क्या बोलते हैं, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। ओके, लेजर के बाद क्या होता है, थर्ड ट्रायल बैलेंस। ओके, सो ट्रायल का स्पेलिंग देखो, कुछ स्टूडेंट का ट्रेल हो जाता है, ट्रेल बैलेंस। ओके, सो ट्रायल TRIA, इट कंटेन्स द टोटल्स फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स। सो लेजर अकाउंट्स, लेजर में वो अकाउंट्स बनते हैं, उसके जो बैलेंसेस आते हैं वो हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ओके, वो एक साइंस बैकग्राउंड की है इसलिए मैं डिटेल में सिखा रही हूँ, मुझे पता है ये सब आपको आता है, बट उसको पता ही नहीं, उसके लिए वो आनंद ले रही है कि मैं कुछ तो नया सीख रही हूँ। आपको वो आनंद नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपने ऑलरेडी सीखा है, बट उसको तो कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। ओके, साइंस में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया उसका, तो ये कुछ अलग है और सिंपल भी लग रहा है ना, कि पहले जर्नल फिर उधर से वही ट्रांजैक्शन लेजर, लेजर के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में। वो केमिस्ट्री फिजिक्स से तो ये बहुत ही टाइम पास है, करेक्ट। ट्रायल बैलेंस में लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस आते हैं वो क्या करने हैं, डायरेक्टली रिकॉर्ड करने। सो रिकॉर्ड ऑफ बैलेंसेस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में है क्या कोई जो आनंद उठा रहा है, फर्स्ट टाइम ये सीख रहे हैं कुछ तो नया। ओके, आप इसका आनंद उठाओ, कॉमर्स वाले लोग की लाइफ में हम ये लास्ट टाइम सीख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम सीख रही है। आपको इंटरमीडिएट में ये कोई पढ़ाने वाला है क्या, नहीं। सो सीए फाउंडेशन इज लास्ट टाइम, आप पूरे आपके आयुष्य में, लाइफ में ये लास्ट टाइम सुन रहे हो, ये प्रवचन फिर से नहीं होने वाला है। ओके, कोई भी आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं सिखाने वाला है क्योंकि आपके सिलेबस में ही वो नहीं होगा। सो इट कंटेन्स द टोटल्स फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स एंड एक्ट एज प्रिलिमिनरी चेक। प्रिलिमिनरी मतलब फर्स्ट चेक ऑन अकाउंट्स बिफोर प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है,
सो अभी देखो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, एक्चुअल क्लासिफिकेशन है पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। एंड पर्सनल में 3 है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। एंड इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। आगे देखने वाले हैं वो हम। उन्होंने ये सिर्फ ओवरव्यू में दिया हुआ है, डिटेल में क्या होता है वो आगे है। नाउ स्टार्टिंग विथ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही पुरानी है, 500 इयर्स ओल्ड है। लूका पैसियोली, एन इटालियन फ्रेरर एंड मैथमेटिशियन। फ्रेरर म्हणजे साधू संत, इटालियन साधू है वो, एंड मैथमेटिशियन भी है। ओके, सो एक मैथमेटिशियन है लूका द पैसियोली, उसने ये इन्वेंट किया है डबल एंट्री सिस्टम। मतलब उसने ये लगाया, ये इन्वेंट किया कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। ये इन्वेंशन उसका है। ओके, और अभी तक उसमें किसी ने भी चेंज नहीं किया, क्योंकि हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, जो कुछ इन्वेंटेड है वो पढ़ते हैं, हम कुछ इन्वेंट करने नहीं जाते हैं। हाँ, सो उसके बुक्स में ये फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था। ओके, तो वो बुक का नाम इटालियन नाम है ना, वो इटालियन लैंग्वेज में नाम लिखा है। पब्लिश द बुक का नाम इटालियन लैंग्वेज में देखो क्या है, सुमा द अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनी ए प्रोपोर्शनैलिटा। ओके, सो आपको पास्ता के ये ऐसे लग रहे हैं क्या, पास्ता के टाइप से ऐसे ही होते हैं ना, आप मेनू कार्ड पे देखते हो तो क्या लिखा है समझ में ही नहीं आता, फिर हम क्या बोलते हैं वेटर को, ये वाला पास्ता चाहिए मुझे। तो इंग्लिश में दिया है इसलिए उन्होंने आगे ब्रैकेट में एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। ओके, इस बुक में उन्होंने ये मेंशन किया था। द फर्स्ट बुक दैट डिस्क्राइब द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। Double entry system of bookkeeping has emerged in the process of evolution of various accounting techniques. It is the only scientific system of accounting. It is the only, मतलब ये एक ही scientific system है अकाउंटिंग करने की। सो एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी है जिसको आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब सिंगल एंट्री नाम का चैप्टर था आपको 11th अकाउंट्स में। तो वो सिंगल एंट्री साइंटिफिक सिस्टम है या नहीं है? नहीं है। दिस इज द ओनली साइंटिफिक सिस्टम, डबल एंट्री, मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव है। अकॉर्डिंग टू इट एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स, एक है डेबिट एंड क्रेडिट, एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों रिकॉर्ड करने। देयरफॉर इन एवरी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। 2 इफेक्ट्स है तो 2 अलग अकाउंट्स क्या होने वाले हैं, रिकॉर्ड होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन परचेस ऑफ फर्नीचर आइदर द कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड और अ लायबिलिटी टू द सप्लायर विल अराइज एंड न्यू एसेट फर्नीचर इज एक्वायर्ड। सो देखो, जब भी हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट तो अफेक्ट हो ही रहा है, एंड आपने इमीडिएट पेमेंट किया उसको तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस ऑफ फर्नीचर, ये ट्रांजैक्शन है। उस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स क्या आ गए, मतलब 2 कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बट मैंने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, मेरा सप्लायर फ्रेंड ही था, तो मैंने उसको बताया कि अभी नहीं मैं पेमेंट कर रहा हूँ, 10 दिन के बाद कर रहा हूँ, और वो भी बोला ठीक है आराम से करो 10 दिन के बाद। तो क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी। ओके, तो आपका कैश अकाउंट वहां पर अफेक्ट नहीं होगा। फिर कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, फर्नीचर अकाउंट है लायबिलिटी। सो लायबिलिटी का अकाउंट हम दिखाएंगे एज अ सप्लायर अकाउंट। ओके, क्रेडिटर मतलब। ओके, सो 2 इफेक्ट्स आने ही वाले हैं। आप इमीडिएट कैश पे करोगे तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, आप इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं करोगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी। सो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कौन सी हुई है, परचेस ऑफ फर्नीचर।
कैश ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के अभी 2 टाइप्स है ना, एंड दूसरा कौन सा है पता है क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, सो कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है तो वो हम क्लियर कर देते हैं। पुराने जमाने में मुझे बताओ, जीपे, फोन पे, पेटीएम ये कुछ था क्या? बैंक अकाउंट भी नहीं था। ओके, तो अगर आपने जीपे, फोन पे, पेटीएम, उसके बाद जो आप नेट बैंकिंग करते हो मतलब एनईएफटी, आरटीजीएस, या चेक पेमेंट, और लास्ट इज कैश। सो इमीडिएट पेमेंट आपने किया कौन से भी फॉर्म में, तो भी उसको कैश ट्रांजैक्शन ही बोलना है। ओके, कैश ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि मैंने कैश में पेमेंट किया तो ही वो कैश ट्रांजैक्शन है। कार्ड थ्रू पेमेंट किया मैंने, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, सो इमीडिएट पेमेंट किया तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। उसका नाम कैश ट्रांजैक्शन क्यों आया? क्योंकि पुराने जमाने में सिर्फ क्या था? कैश था। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स का मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि मैम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? पेमेंट इज मेड इमीडिएटली और आफ्टर फ्यू डेज। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मीनिंग, हाँ, सो पेमेंट इज मेड लेटर। लेटर मतलब कभी भी, कल, परसों, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। सो पेमेंट इज मेड लेटर, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड कैश ट्रांजैक्शन इज पेमेंट इज मेड नाउ, इमीडिएट पेमेंट। सो ये क्लियर है ना सबको? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इमीडिएट पेमेंट कौन से भी फॉर्म में आपने किया तो उसको आप क्या बोलोगे? कैश ट्रांजैक्शन। एंड लेटर कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, तो उसको बोलोगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, सो हमने ट्रांजैक्शन का एग्जांपल कौन सा लिया? परचेस ऑफ फर्नीचर। सो 2 कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए? अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो फर्नीचर है कैश, एंड अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब पेमेंट इज मेड लेटर, तो 2 कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? फर्नीचर एंड लायबिलिटी, सप्लायर। दिस हैज बीन मेड क्लियर ऑलरेडी. The debit entry system records both the aspects. It may be defined as the system which recognizes and records both the aspects of the transaction. This system has proved to be systematic and has been found of great use for recording the financial statements for all kind of entries requiring use of money. Okay, so for example, आपने आपके कंपनी में मैनेजर अपॉइंट किया, आज उसका इंटरव्यू था, आपने उसको सिलेक्ट कर दिया एंड वो अपॉइंट हो गया, तो इसकी एंट्री होगी क्या कुछ बुक्स में? इसमें कुछ भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया? एक मैनेजर का इंटरव्यू लिया, उसको सिलेक्ट किया, मैनेजर इज अपॉइंटेड इन योर कंपनी। बट जब मैनेजर की सैलरी पेमेंट आ जाएगा, फर्स्ट मंथ की सैलरी, तब वो रिकॉर्ड होगा ना बुक्स में। सो अकाउंटिंग करने के लिए उस ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? पैसा, मनी। ओके, तुझं नाव? हाँ, द्रुपद, ये 1 और 2 नंबर का फैन लगाओगे? 1 का नहीं लगाया तो भी चलेगा, आज सब इधर ही है, तो सिर्फ 2nd नंबर का लगाओ, मतलब वो नीचे का, 1 के नीचे। हाँ हाँ, ओके, एडवांटेजेस हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, थ्योरी हमेशा बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस रखो, क्योंकि अकाउंटिंग में मेनली क्या आता है? क्वेश्चन सॉल्विंग आता है। ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, वो तो मैंने बताया 4 मार्क के लिए, क्वेश्चन 1B एंड 6B फॉर 5 मार्क्स। ओके, तो वो 9 मार्क्स का बाद में देखते, पहले 91 मार्क्स पे फोकस करो। सो अकाउंट का मीनिंग हमने क्या देखा है? उधर उस जगह पे क्या होता है? पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर लायबिलिटी या इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर,
इन द बिजनेस, इट्स कैपिटल. ओके, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर इन द बिजनेस. सो किसी को भी अभी आपको चाय की टपरी स्टार्ट करनी है तो पहले आपको कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना एज अ ओनर, तो वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया. सो यहाँ पर जो अकाउंट बनाते हैं सो इस फॉर्म में बनाते हैं वो कैपिटल टी. सो अकाउंट को क्या बोला जाता है, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टी. ओके, सो यहाँ पर देखो वो टी, यहाँ पर उन्होंने कैश का अकाउंट बनाया है. सो ऐसे और ये ओके, ये नहीं लग रही है ना लाइन सीधी. ठीक है, ओके. सो ये हो गया कैश. सो अकाउंट जो है हमारा कैश अकाउंट वो कैसे आया देखो. पहले पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कैश आ गई मतलब रिसीट्स इंक्रीज, तो इस कॉलम में लिखते जाना है. एंड पेमेंट आ गया तो इस कॉलम में लिखते जाना है. एंड ये जो पर्टिकुलर्स चाहिए, हाँ ओके, वो पर्टिकुलर्स कॉलम जो है ना उसमें नंबरिंग करते थे कि फर्स्ट आ गई रिसीट, सेकंड रिसीट आ गई, थर्ड रिसीट आ गई. ओके, फिर उनको समझा कि अरे सिर्फ हम रिसीट एंड पेमेंट अमाउंट्स लिख रहे हैं बट किससे आई है रिसीट या किसको पेमेंट किया है वो समझ में ही नहीं आ रहा. सिर्फ 5 लाख आ गए, 2 लाख का पेमेंट हुआ, 1 लाख का पेमेंट हुआ, किसको किया, क्यों किया, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो किसको पेमेंट किया या क्यों किया, एज अ सैलरी पेमेंट किया मैंने, एज अ रेंट पे किया या मेरे सप्लायर को पेमेंट किया, ये रीजन तो समझना चाहिए ना रिकॉर्डिंग से. फिर पिक्चर में आ गया पर्टिकुलर्स का कॉलम. सो पहले ये सिर्फ अमाउंट के कॉलम्स थे, फिर ये पर्टिकुलर्स के कॉलम आ गए. फिर प्रॉब्लम आया, अरे कब पेमेंट किया था, सिर्फ इतना ही लिखा है कि सैलरी का पेमेंट किया 1 लाख का, कब किया याद नहीं अभी. फिर कौन सा कॉलम आया होगा, डेट का कॉलम. ओके, अभी मैनुअल इमेजिन करो, जर्नल आपके बुक्स थे. ओके, नोटबुक इमेजिन करो जर्नल, एंड और एक नोटबुक इमेजिन करो दैट इज लेजर. ओके, सो मैंने लेजर में ये अकाउंट बनते हैं ऐसे टी फॉर्म में, और मैंने यहां पर लिखा कि बाय सैलरी 1 लाख एंड डेट का कॉलम भी आ गया आपके पास. ओके, फिर आगे प्रॉब्लम आया कि 1 लाख का ये पेमेंट है ना सैलरी का, ये कौन से एम्प्लॉय को किया है, तो वो लिखा हुआ है नरेशन में. और नरेशन किधर होता है, जर्नल में. तो ये जर्नल के कौन से पेज से आया इधर, यही पता नहीं चल रहा था. फिर कौन सा कॉलम आया, जर्नल फॉलियो. ओके, ये एक छोटा सा कॉलम होता है ना यहाँ पर JF, एंड उधर कौन सा कॉलम होता है जर्नल में, LF, लेजर फोलियो. ओके, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आने लगे ना लोगों को रिकॉर्ड करते वक्त, वैसे वैसे उन्होंने कॉलम्स डाल दिए. फिर अकाउंट का हमारा फॉर्मेट बन गया कि पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन कहाँ से आया है वो JF एंड अमाउंट. ये हो गई डेबिट साइड. एंड सेम ऑन क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट कॉलम. तो ये फॉर्मेट हो गया लेजर का. तो कोई भी बंदा लेजर बनाता है पूरे वर्ल्ड में तो ऐसे ही बनाता है. ठीक है, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स ₹25 लाख इन कैश, तो ये कैपिटल हुआ. ओके, तो इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स कौन से हो गए, 2 अकाउंट्स, कैश एंड कैपिटल. कैश द एसेट है वो. ओके, एसेट का डेफिनेशन बताऊं आपको, एसेट इज अ रिसोर्स which is controlled by its owner. For use in business
ओके, छोटी वाली डेफिनेशन अभी के लिए बताती हूँ फाउंडेशन लेवल की। मैंने आपको कल बताया IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ओके, उसका ही बेस लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें है। इंटरमीडिएट में क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड फाइनल में है इंडेस। सो इंडेस मतलब क्या है? आपको ओरिजिनल चाइनीज एंड देसी चाइनीज का जो डिफरेंस पता है, ओके, ओरिजिनल चाइनीज हम नहीं खाते, हम देसी चाइनीज खाते हैं, परफेक्ट। सो ऑथेंटिक चाइनीज आपने खाया तो वो अलग लगता है कि नहीं? वैसे ही IFRS जो है वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स है एंड इंडेस मतलब देसी चाइनीज है। एंड नॉर्मल एज जो है वो हमारे ही है। किसने डेवलप किए, किसने क्रिएट किए इसको? ICAI, तो सीखना ही पड़ेगा हमारे इंस्टीट्यूट ने। तो AS 10 में इसकी डेफिनेशन दी है। अलग अलग नंबर्स के AS है ना, सो AS नंबर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आप जो फिक्स एसेट्स बोलते हो उसका नाम एक्चुअली चेंज हो गया है। फिक्स एसेट का अभी नाम है PPE, ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको कोविड वाला PPE याद आया क्या? तो उसका और इसका कुछ भी संबंध नहीं है, ओके। ये PPE क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ही आपके फिक्स एसेट्स, मतलब ही फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। उसका नाम सिर्फ चेंज हो चुका है। क्यों नाम चेंज किया मैम? क्योंकि IFRS में उसका नाम PPE है, ओके। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में सेम ही अकाउंटिंग रूल्स फॉलो होने चाहिए, ऐसे काम चल रहा है इसके ऊपर। तो अगर कोई आपका US का क्लाइंट आया और उसको आपने PPE बोला तो उसको समझता है फिक्स एसेट। पहले क्या हो रहा था? हम फिक्स एसेट बोल रहे थे भारतीय लोग, बाहर के लोग उसको PPE बोल रहे थे। तो अभी पूरे कौन से भी कंट्री में जाओ, PPE बोला तो उसको समझ में आना चाहिए। अभी भी प्रॉब्लम क्या है IFRS में? IFRS इज बेस्ड ऑन UK बेस्ड है ये, ओके। तो UK एंड US का पट्टा नहीं है, पता है ना आपको, ओके, क्योंकि हम ज्यादा भारी है, ऐसे दोनों को लगता है, ओके। तो UK बेस्ड जो है वो है IFRS, जो बहुत सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेड है। हम तो पहले एक्सेप्ट, हम अभी भी कॉपी पेस्ट, हम अभी भी पारतंत्र में ही है। हाँ, UK में कुछ हुआ तो हाँ एक्सेप्टेड, हम सिर्फ फॉलोअर ही है, क्रिएटर्स वहां पर ही है, हमें उनको सिर्फ फॉलो करना है। एंड US बेस्ड जो है वो US गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो वो बोलते हैं हमारा ही भारी है, ओके। और हमारे भारतीयों का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें जाना है US में आगे, तो हमें ये भी सीखना पड़ता है आफ्टर CA। एंड CA कोर्स में हमें ये सिखाया गया क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस या इंस्टीट्यूट ही उनका कॉपी पेस्ट कर करके काम करती है। हमारा पूरा सिलेबस ACCA बेस्ड है। ACCA कोर्स पता है आपको? दैट इज UK का CA। अभी ये होने के बाद मैम मुझे जाना है US में सेटल होना है, तो US गैप सीखना पड़ता है। सो हम सिर्फ सीखते रहेंगे, हम कुछ इंडिया का क्रिएट। सो सबसे अच्छी बात यह है कि ICAI ने खुद कुछ तो क्रिएट किया है अभी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी सबके बढ़ गई है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे आपने सुना होगा, CSR। तो उसके ऊपर जो ऑडिट करना है, मतलब ये कंपनी CSR एक्टिविटीज कर रही है या नहीं कर रही है प्रॉपर, उसका जो ऑडिट करना पड़ता है, उसके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमने खुद क्रिएट किए हैं फर्स्ट टाइम, और जिसको बाकी लोग फॉलो करेंगे, ओके। CA इंस्टीट्यूट ने इसके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हैं। सो AS 10 में जो डेफिनेशन दी है उसका एक छोटा सा पार्ट, अभी फॉर एग्जांपल आपने आपके ऑफिस में AC लिया है, AC के ओनर कौन हो? आप। सो यू आर कंट्रोलिंग दैट AC, मतलब आप टेम्परेचर कम ज्यादा करके कंट्रोल नहीं, उस AC को सेल करना है, यूज करना है, ओके, या घर पे रख देना है उसको, तो उस AC का डिसीजन कौन ले रहे हैं? आप, ओनर। सो यू आर कंट्रोलिंग दैट रिसोर्स, मतलब ये एसेट का डेफिनेशन है। एंड क्यों AC लिया आपने? ऐसे ही मैम बहुत पैसे हो गए थे इसलिए नहीं,
इट इज रिक्वायर्ड इन योर ऑफिस, ओके, वो बिजनेस के लिए यूजफुल है, ओके। टेबल कुर्सी क्यों ली, फर्नीचर क्यों लिया, उस पे ही लैपटॉप रख के काम करोगे ना। सो टेबल कुर्सी फर्नीचर इज अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय यू एंड उसके ऊपर आपका अधिकार है, उसको सेल करना है, इधर रखना है, उधर रखना है, तो फर्नीचर भी एसेट हुआ। उसके बाद उसके ऊपर का लैपटॉप, आप ओनर हो, आप डिसाइड करोगे। एंड देन क्यों लैपटॉप लिया, क्योंकि वो ऑफिस में लग रहा है, बिजनेस में। सो आइदर वो बिजनेस में लगेगा या मुझे नहीं लग रहा है मैम ये लैपटॉप, मैंने 10 लैपटॉप्स खरीदे हैं फॉर रेंटल्स टू अदर्स, मेरा यही बिजनेस है, मैं लैपटॉप परचेस करता हूँ एंड लोगों को रेंट पे देता हूँ, बट ओनर आप हो, यू हैव गिवन इट ऑन रेंट। तो एसेट मतलब क्या, जिसके ओनर आप हो, दैट रिसोर्स इज कंट्रोल्ड बाय यू एंड आइदर इट विल बी यूज्ड इन द बिजनेस, ओके, और इट कैन बी गिवन ऑन रेंट टू अर्न द इनकम। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डर है, उसका काम ही क्या है, सेल करना, प्रॉपर्टीज सेल करना। सो प्रॉपर्टीज उसके लिए एसेट है, वो जो रेंट पे दी है उसने, ठीक है। सो एसेट की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो वो बोल रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट की है ओनर ने, किसमें, बिजनेस में, तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कैश, ओके। एंड दूसरा क्या इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल, ओके। ये बहुत बड़ा नाम दिया है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पेड अप कैपिटल, इतना अभी के लिए टेक्निकल मत जाओ, कैपिटल। सो अभी जो एंटिटी कंसेप्ट है, सो थेरोटिकल फ्रेमवर्क जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से पहली कंसेप्ट में यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ, एंटिटी कंसेप्ट। सो एक बिजनेसमैन है, एंड ये उसका बिजनेस है, ओके। तो इसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 1 लाख, बिजनेस खत्म होने के बाद एट द एंड क्या होगा, बिजनेस को ये वापस करना है 1 लाख, किसको, बिजनेसमैन को। सो सपोज दिस इज CA साइली एंड दिस इज सक्सेस मंत्रा एकेडमी। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिलनी चाहिए, कहाँ से, सक्सेस मंत्रा से, ओके। तो ये जो सेपरेट है, एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि ओनर एंड इट्स बिजनेस आर सेपरेट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, वो याद रखो, ओके। नहीं तो कोई तो बैंक से आपने लोन लिया है एंड आप बोलोगे बैंक वालों को रीपेमेंट के टाइम, मैं तो सेपरेट हूं, लोन बिजनेस ने लिया है, तो उनके पास जाओ पेमेंट के लिए, ओके। बैंक के लिए आप और आपका बिजनेस एक ही है, ओके। क्रेडिटर्स सप्लायर्स पैसे मांगने के लिए आ गए तो मैं नहीं, मैं तो सेपरेट एंटिटी हूं, मैम ने सिखाया है। तो वो सेपरेट इज फॉर अकाउंटिंग पर्पज, और इसी कंसेप्ट की वजह से पिक्चर में आ गया कैपिटल। So capital is a liability of business towards the owner. It's a liability of business. Owner business ने repay करना है उसको at the end of the business. So this is entity concept. Entity concept क्या बताती है, owner and उसका business अलग है, both are separate for accounting purpose, ठीक है। सो जब भी 25 लाख ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए, फर्स्ट इज कैश एंड सेकेंड कैपिटल। सो इन्होंने कैसे दिखाया, देखो, कैश में इंक्रीज हुआ एंड कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्या है समझ रहे हैं एंड उसके कौन से 2 इफेक्ट्स आ रहे हैं, ओके। पहली ट्रांजैक्शन देखी थी परचेस ऑफ फर्नीचर,
दूसरी ट्रांजैक्शन क्या देखी, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन द बिजनेस। पेड कैश टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स जिससे आपने गुड्स परचेस किए हैं ऑन क्रेडिट बेसिस और अभी आप उसका पेमेंट कर रहे हो। ओके, सो दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट होंगे, कैश एंड क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो मतलब कैश डिक्रीज हो जाएगी 14 लाख से, एंड क्रेडिटर्स मतलब आपकी लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी ना, आपने पेमेंट कर दिया मतलब। ओके, अभी के लिए जो साइंस बैकग्राउंड के है साइड मत देखो, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है ना इतना देखो। ओके, डेबिट क्रेडिट साइड्स पता नहीं है ना, क्योंकि इनको पता है ये लेफ्ट में क्यों गया और ये राइट में क्यों गया। हाँ, तो ये समझा, हाँ फिर ठीक है। सो अकाउंट का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर रुपीज लिखा है इधर बोर हो गया, एंड यहाँ पर बीच में हमने क्या देखा है, जे। ओके, सो एक्चुअली चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज, बट पहले फॉर्मेट सिखा रहे हैं लेजर का। नाउ डेबिट एंड क्रेडिट, सो डेबिट मतलब डॉक्टर, DR लिखना है, D कैपिटल, एंड क्रेडिट मतलब CR, C कैपिटल लिखना है। सो ये अकाउंटिंग इक्वेशन सबको पता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट मतलब क्या समझा आपको, लायबिलिटीज मतलब आपने अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किए तो ही लायबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, मतलब आप यू आर डूइंग पेमेंट लेटर तो क्रेडिटर्स आते हैं, एंड लायबिलिटी कब क्रिएट होती है, जब आपने लोन लिया है फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वहां पर भी लायबिलिटी क्रिएट होती है, एंड कैपिटल भी लायबिलिटी है टूवर्ड्स दी ओनर। तो जितने आपके लायबिलिटीज है उतने आपके एसेट चाहिए, एंड कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ये एसेट्स और लायबिलिटी लेफ्ट साइड को जाने के बाद माइनस होगा। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये पता होगा ना आपको। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल का नाम अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो स्टॉक मतलब वो वाला स्टॉक नहीं, गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो नहीं। शेयर कैपिटल का भी स्टॉक होता है, वो हम इंटरमीडिएट में सीखेंगे। अभी के लिए स्टॉक होल्डर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, इतना समझो। एंड कैपिटल में क्या क्या है देखो, अभी उसका कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस, डिविडेंड, ये सब मिला के कैपिटल होता है। ओके, सो पहला उन्होंने क्या दिया है, द ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, तो उसको आप बोलोगे बिगिनिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल पहले का। फिर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट ओनर के पास चॉइस है, ओनर के पास क्या चॉइस है, वो जो प्रॉफिट हुआ आइदर उसको उड़ा दो, ओके मतलब खर्चा कर दो, या दूसरा चॉइस क्या है फिर, री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। ओके, सो उसको ही बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन करना मतलब टू रिटेन मतलब टू कीप ना। सो बिजनेस में ही रख देना प्रॉफिट को, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वो भी किस में ऐड होगा, कैपिटल में। प्रीवियस अर्निंग्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, प्रीवियस अर्निंग्स। फिर करंट ईयर में भी प्रॉफिट होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू, दैट इज इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अगर आप ट्रेडर हो तो आप क्या करते हो, सेल। आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो पहले एंड देन उसको सेल करते हो। तो सेल आपका इनकम सोर्स हो गया ना। ओके, आप ट्रेडर भी नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरर भी नहीं हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सीए हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, तो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, कंसल्टेंसी दोगे, एंड उससे जो इनकम आएगा दैट इज योर रेवेन्यू।
और रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्चे भी लगेंगे. सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. एक्सपेंस का मीनिंग क्या दिया है देखो, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, कॉस्ट इनकर्ड. सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है? सेल माइनस एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट. हाँ, तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट भी क्या करना है आपको? ऐड करना है. यहाँ पर आपने साइंस देखे क्या? कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब जो ओनर का स्टार्टिंग से कैपिटल था उसमें प्लस किया रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब जो प्रॉफिट हमने रख दिया है बिजनेस में, प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. हाँ, एंड माइनस डिविडेंड. डिविडेंड मतलब जो ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स. ठीक है. सो अभी अकाउंटिंग इक्वेशंस हमें देखने हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख. तो एसेट बढ़ गया. कौन सा एसेट बढ़ गया? कैश. एंड कैपिटल बढ़ गया 10 लाख से. सो ऐसे इक्वेशन वो चलता रहेगा. नेक्स्ट इज बोरोड रुपीज 5 लाख. आपने कहा से? तो लोन लिया, तो कैश आ गई ना आपके पास. सो एसेट बढ़ गया एंड लायबिलिटी बढ़ गई 5 लाख से. सो इक्वल ही रहेगा वो हमेशा इक्वेशन. देन विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस 2 लाख. कैश विड्रॉ किया मतलब कैश कम हो गई एंड कैपिटल भी कम हो गया. बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था वो विड्रॉ किया ना, सो कैपिटल कम हो गया. उसको आप ड्रॉइंग्स बोलते हो. ड्रॉइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए. सो अदर देन बिजनेस यूज, अदर देन बिजनेस यूज अगर आपने पैसे यूज किए बिजनेस के तो वो ड्रॉइंग्स होता है पर्सनल यूज के लिए. ओके. बिजनेसमैन को जो खर्चे करने उसके घर के वो प्रॉफिट से ही करने हैं ना बिजनेस के, उसको थोड़ी सैलरी मिलने वाली है. सो ऑब्वियसली वो क्या करने वाला है? बिजनेस का पैसा विड्रॉ करने वाला है फॉर पर्सनल यूज, और उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. एंड ड्रॉइंग्स मतलब रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि उतना उसने वापस लिया ना फ्रॉम बिजनेस. जब वो बिजनेस में डालता है, इन्वेस्ट करता है, तब कैपिटल. जब निकालता है बिजनेस से तब ड्रॉइंग्स. लोन रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख. कैश कम हो गई, लोन रीपे एंड क्या कम हो गया? लायबिलिटी कम हो गई 1 लाख से. बॉट फर्नीचर वर्थ 3 लाख विथ कैश. तो फर्नीचर मतलब एक एसेट बढ़ गया एंड कैश पे की मतलब दूसरा एसेट कम हो गया. सो हर ट्रांजैक्शन के ऐसे 2 इफेक्ट्स होते हैं एंड वो सब इफेक्ट्स करके उन्होंने देखो टोटल एसेट्स ये इंक्रीज हुए थे और ये डिक्रीज हुए थे. तो 15 लाख माइनस 3 लाख ऐसे 12 लाख बैलेंस आया था कैश का. लायबिलिटीज में लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, 5 लाख का लोन लिया था, 1 लाख रीपे किया तो लायबिलिटी 4 लाख. कैपिटल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था 10 लाख का, 2 लाख का मैंने विड्रॉ किया था, तो कैपिटल कितना था? 8 लाख. तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज 8 लाख प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 12 लाख. ओके. सो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट किया है विद द लेजर. तो पहले लेजर देखना है हमें. सो इन केस ऑफ लायबिलिटीज एंड यहाँ से इट इज अ ट्रेडिशन दैट इंक्रीज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डिक्रीज इन देम ऑन द राइट हैंड साइड. सो देखो यहाँ पर एसेट्स के केस में अगर एसेट्स इंक्रीज हुए तो कौन से साइड को लिखना है? लेफ्ट. एंड एसेट्स डिक्रीज हुए तो राइट हैंड साइड. ठीक है, ये हुआ एसेट्स का. एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल के केस में अगर इंक्रीज हुए, इंक्रीजेस आर रिकॉर्डेड ऑन राइट हैंड साइड. अपने अपने राइट साइड लो, अपोजिट आने वाली है क्योंकि ये मेरी राइट साइड है, आपकी उधर की राइट साइड होगी. सो आपकी राइट साइड, अपनी अपनी राइट साइड. सो लायबिलिटीज एंड कैपिटल में इंक्रीज हुआ तो कहां पर रिकॉर्ड करोगे? राइट साइड को. एंड डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट साइड. एंड 2 sides are put together in T form. Left hand side is called debit side and right hand side is called credit side. Okay, लाइफ में लास्ट टाइम सुन रहे हो तो सुनो ये. लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड.
ओके, सो अगर आपने अकाउंट, व्हेन इन एन अकाउंट रिकॉर्ड इज मेड ऑन द डेबिट और लेफ्ट साइड, अगर आपने रिकॉर्ड डेबिट और लेफ्ट साइड को किया तो उसको बोलते हैं कि वन हैज डेबिटेड द अकाउंट. ओके, एंड अगर आपने रिकॉर्ड राइट साइड और क्रेडिट साइड को किया रिकॉर्ड तो उसको बोलते हैं वन हैज क्रेडिटेड द अकाउंट और अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. सो इंक्रीज इन द एसेट, इट्स अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि रिकॉर्ड कौन से साइड को किया, डेबिट साइड, दैट इज लेफ्ट साइड. द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ देयर इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एसेट. एसेट का हमने कैसे देखा है, एसेट इंक्रीज हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड. सो एसेट इज डेबिटेड व्हेन एसेट विल इंक्रीज, एंड एसेट रिड्यूस हुआ तो राइट हैंड साइड, दैट इज क्रेडिट साइड, दैट इज एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिटेड एंड रिड्यूस हुआ तो क्रेडिटेड. सपोज अ फर्म परचेसेस फर्नीचर फॉर ₹8 lakh, द फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 8 lakh, क्योंकि फर्नीचर बढ़ गया ना, since the asset has increased by this amount. Suppose later the firm sells furniture to the extent of 3 lakh, the reduction will be recorded by crediting the furniture account. फर्नीचर परचेस किया तो डेबिटेड, फर्नीचर सेल किया तो क्रेडिटेड. ठीक है. इफ द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी इंक्रीजेस, द इंक्रीज विल बी एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लायबिलिटी अकाउंट. उसको ही क्या बोलेंगे, अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सिमिलरली अ लायबिलिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ देयर इज रिडक्शन in the amount of liability. Suppose a firm borrows 5 lakh from Mohan, तो मोहन liability हो गई ना, मोहन account will be credited 5 lakh. 5 lakh is now owing to him. If later the loan is repaid, Mohan account will be debited since the liability no longer exists. Liability decrease हो गई तो क्या करना है, account debit करना है. Next, increase in the owner's capital is recorded by crediting the capital account. So liabilities and capital दोनों जब increase होते हैं तो credit करने हैं, and asset increase होता है तो debit करना है. Suppose the proprietor introduces additional capital, the capital account will be credited. If the owner withdraws some money, that is makes a drawing, the capital account will be debited. प्रॉफिट लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज होता है, एंड लॉस हुआ तो कैपिटल रिड्यूस होता है. करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंशन्ड इन 3 अबाउ, प्रॉफिट एंड इनकम में बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट. सो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, एंड लॉस हुआ तो लॉस एंड एक्सपेंसेस में बी सिमिलरली डेबिटेड, क्योंकि लॉस एंड एक्सपेंस की वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है. कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, रिड्यूस हुआ तो डेबिट. इंक्रीज कब होगा, प्रॉफिट एंड इनकम के केस में इंक्रीज होगा, लॉस एंड एक्सपेंस के केस में डेबिट. However, it is more useful to record all income, gain, expense, losses separately. By doing so, very useful information will be available regarding the factors which have contributed to the year's profit and losses. There later the net result of all these is ascertained and adjusted in the capital account. So हम ऐसे नहीं करते हैं कि सैलरी हो गई एक्सपेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे इंडिविजुअली नहीं डालते हैं. हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड उसका जो भी रिजल्ट आता है, अगर प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड करोगे, क्रेडिट करोगे, एंड लॉस आया तो कैपिटल से डिडक्ट करोगे. ठीक है. सो ऐसे इंडिविजुअली नहीं डालना है इनकम एक्सपेंस कैपिटल अकाउंट में, उसका जो नेट रिजल्ट है प्रॉफिट और लॉस वो डालना है. एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम आर क्रेडिटेड. सिंस इनकम्स एंड गेन इंक्रीज द कैपिटल, द रूल इज क्रेडिट all gains and incomes in the accounts concerned. Since expense and losses decrease the capital, the rule is debit all expenses and losses. and अगर income और gain reduce हुआ तो वो debit करना है, and any reduction in expense and loss तो वो credit करना है.
इनकम और गेन रिड्यूस हुआ तो डेबिट करना है, एंड एक्सपेंस या लॉस रिड्यूस हो गए तो क्रेडिट करना है। नॉर्मल रूल के अपोजिट करना पड़ेगा ना। इनकम एंड गेन जब इंक्रीज होते हैं तब आप क्या करते हो? इनकम एंड गेन जब इंक्रीज होते हैं तब आप क्रेडिट कर रहे हो ना, तो वो रिड्यूस हुए तो डेबिट करोगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब बढ़ते हैं तब आप डेबिट करते हो, एंड रिड्यूस हुए तो क्रेडिट। करेक्ट। सो ये रूल्स हमें मिल गए। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट्स। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड इनकम क्रेडिट एंड डिक्रीज डेबिट। ओके, तो कल से इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। ओके।